यस मैम। कल क्वेश्चन किसका था? शक्ति चालन वाला, सॉरी वो वाला जिसमें था कि कुंडली जागृत हो जाती है, किसका क्वेश्चन था? कि ज्ञान होता है, जागृत हो जाती है। वैशाली जी आपका था? ये कल उदित जी और अनिका जी शायद इस चीज में डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो उसका ये आंसर है कि जो कुंडली जागृत हो जाती है तो उसके श्लोक में लिखा है कि बोध होता है, पहले बोध होता है उसकी व्याख्या में, फिर बाद में कुंडली शक्ति के प्रभाव का अतिरिक्त बोध होता है। और दूसरे शब्दों में, उसी बात में दूसरे शब्दों में कहा गया है, क्योंकि इसका जो सूत्र है वो है बोध अतुलम शक्ति प्रभाव दता। यानी कि पहले तो इसका बोध होता है, फिर दूसरे शब्दों में इसी की व्याख्या की गई कि कुंडली शक्ति जाग जाती है। मतलब जागने का तात्पर्य ये है कि मोक्ष के मार्ग के लिए जाग जाती है। और जब तक सोई रहती है तब तक तो इंसान इस भोग की तरफ अग्रसर रहता है, लेकिन जागने पर वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर कुंडली शक्ति जाग जाती है, यानी कि वो मोक्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगता है। आपने शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि हाँ। क्वेश्चन था ना कि वो कुंडली जागृत होती है कि बोध होता है, ज्ञान ही होता है उसमें, हाँ हाँ शक्ति चालनी विधि के बाद। ठीक है, अब आपको हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें पहले तो बोध होता है, और श्लोक पूरा वो श्लोक नहीं था वहां पे, तो इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही थी बात। जब पूरा श्लोक सर ने कराया तो बोध अतलम शक्ति प्रभाव दता, पहले बोध होता है उसके बाद में वो जागृत हो जागृत जाती है। हाँ, जागृत होती है, मतलब मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए वो जागृत होती है। और जब तक सोई रहती है तब तक तो वो मतलब होता है ना कि भोग की तरफ अग्रसर रहती है, लेकिन वो जागृत होती है मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। इसकी व्याख्या ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा था ना कि वो 29 ज्ञातव्य वाला और 30 ज्ञातव्य वाली बात हो रही थी, किसका था ये? वो मैम ग्रुप में भी भेजा था सर ने। वो सबने क्लियर हो गया। बोला था चारुषी ने। अच्छा, चारू जी आपने बोला था? हाँ, वो ग्रुप पे डाला है सर ने, क्लियर किया। हाँ हाँ, 29 नहीं बोलते उसमें यही बात तभी कल रिया जी भी यही बात कह रही थी कि उस 29 ज्ञातव्य का वर्ड वहां पे नहीं लिया गया। बराबर है, वही वही ठीक वही है, तभी क्लियर हुआ था, बट एक बार सर ने भी किया था। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन रेज होंगे तो चीजें याद भी हो जाएंगी। हाँ मैम, हाँ। जितना पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओमकार का स्वरूप, और ये क्वेश्चन जो था वो किसने पूछा था कि हमें क्लियर कर दीजिए, चले वातम चले चित्तम वाला जो श्लोक था वो वो। उदित जी का था, वो आज नहीं है उदित शायद। जी का था। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये है कि जब ओमकार का स्वरूप का वर्णन जहाँ पे किया गया गोरख संहिता में, वहां पर ये ब्राह्मी रौद्री और वैष्णवी का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यानी कि वो गोरख संहिता में उसके बारे में बताया गया है। था जिसमें असत्य बताना था, चले वातम चले चित्तम वाला था, तो वो असत्य था। हाँ उस जगह पे चले वातम चले बिंदु है गोरख संहिता में, और हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में चले वातम चले चित्तम है। ठीक है, ये उसी में एक एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था कि ओमकार के स्वरूप में ब्राह्मी रौद्री और वैष्णवी का वर्णन किया गया है। तो ये सत्य है। जब ओम आप पढ़ोगे तो ओमकार वाले में जाके ओमकार के स्वरूप का जब आप पढ़ोगे, उसमें गोरख संहिता में दिया हुआ है नोट्स में, तो उसमें इनका जिक्र है, तीनों देवताओं का, ईश्वर का जिक्र है उसमें। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन किसको याद करना था वो हैंड रेज करे अब। शालिन शालिन, सब लोग बोल रहे थे कल कि याद कराओ करके। कहाँ बजाना? हाँ, कोई बताए, हैंड रेज करेगा तो फिर ये क्वेश्चन याद कराए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि बस संहिता भी कराना है। जनरली मैम एक सीक्वेंस में थोड़ा याद करने की पर्सपेक्टिव से आप बता दीजिए, बाकी आगे बढ़िए फिर। ये वैसे आसान है, इसमें कुछ है नहीं, पर पढ़िए आप, अगर कुछ ऐसा हो तो बताते हैं कि नहीं, क्या दिक्कत है। मैम अपन अभी वैसे कौन सा पढ़ रहे हैं? वैसे सही था। अभी हम लोग गोरख संहिता के 4 क्वेश्चन बचे थे ना, वो कंप्लीट करके फिर वसी संहिता में आ जाएंगे। ओके तो अनिका जी ऐसा करिए, आप पहले पीयूष राव जी आप पढ़िए,
है ना, और समझाइए ये आपने। मैम क्या बोलते हैं, गेरंड से इतना की वो पंच धारणा से मिलता जुलता नहीं है। हाँ, धारणा वाला उसमें पॉइंट भी है। धारणा से मिलता जुलता है, बाकी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। हाँ, कुछ एक चीजें मिलती हैं। हम्म। है, कुछ सबसे चीजें पहले मिलती जुलती। है ना। हाँ जी, सबसे पहले तत्व में पृथ्वी, उसका वर्ण है हरित ताल, देवता ब्रह्मा, हम्म। आकार चकोर, और हम्म। बीज मंत्र है लम। और 5 घटी फल क्या मिलेगा इसका, 5 घटी अगर इसका अभ्यास करेंगे तो पृथ्वी तत्व पर विजय। और गुण क्या है ये तत्व, स्तंभनी। स्तंभनी। उसके बाद है जल। स्तंभनी को रोकने की शक्ति है। ओके मैम। उसके बाद है जल, जल का वर्ण है कुंद। क्या होता है मैडम कुंद, धवल, व्हाइट कलर, कलर। इसका कलर बताया है कुंद। व्हाइट धवल। कलर को बोलते हैं। धवल धवल मतलब सादा सफेद। ओके। सफेद ही है धवल। हाँ, देवता हो गया पुष्प, विष्णु, हम्म। आकार ये अर्धचंद्र। कुंद पुष्प लिखा है, कुंद पुष्प। देवता हाँ, अकेला ये विष्णु। साथ में है, ठीक ठीक ठीक, कुंद पुष्प। कुंद पुष्प पुष्प होता है ना, धवल। कुंद, कुंद नाम का जो फूल होता है हाँ उसका हाँ रंग धवल याद आ होता है। गया, हाँ हाँ। और आकार है चंद्राकार। और वम बीज मंत्र है, 5 घटी इसका भी अभ्यास करेंगे। और इसका आगे फल है दुस्सह कालकूट विषभष। मैम इसका थोड़ा सा बता दो ये क्या। कालकूट मतलब विश्व विश्व को भी पचाने की शक्ति आ जाती है। मतलब जहर, जहर जो सबसे जहर को जहरी, बचाने, तो ठीक हाँ है। हाँ। गुण हो गया द्रावणी। द्रावणी। उसके बाद है अग्नि, वर्ण है इंद्रगोप, देवता रुद्र, आकार त्रिकोण, बीज मंत्र रम। 5 घटी करेंगे इसका भी अभ्यास। और फल है अग्नि तत्व पे विजय कर लेंगे। और गुण हो गया दाहिनी, मतलब दाहक शक्ति। और आगे तत्व है वायु, उसका वर्ण है अंजन पुंज, देवता ईश्वरी, आकार है आकार है इसका वर्ताकार, बीज मंत्र यम। 5 घटी इसका भी अभ्यास करेंगे। फल है आकाश गमन की शक्ति। और गुण है ब्राह्मणी, मतलब भ्रमण करने वाला। हाँ, कहीं पे भी आने जाने की शक्ति। ओके। नेक्स्ट वायु तत्व के बीच से। आकाश। हाँ जी। वर्ण है जल, जल समान, देवता है सदाशिव, बीज मंत्र है हम। और 5 घटी इसका भी अभ्यास करेंगे तो ये मोक्ष का पाठ खोल देता है। और गुण है शोषणी। शोषणी। इसको ऐसे थोड़ा याद करिए, जैसे सबसे पहले तत्व है, ये तत्व तो हम लोग को 5 धारणा पता होती है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पता है, ठीक है। फिर इनके देवता में आ जाइए, वर्ण को लिख लीजिए, फिर देवता में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वी सदाशिव, तो ये मैम आसानी से याद हो जाएगा। ये हो गया, मैंने आज ही इसको गेरंड संहिता में पढ़ा था, अब मेरे को समझ आ गया है। अच्छा, और आकार हो गया चौकोर, जिसने जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार ऐसे कर ले। आकार हो गया चौकोर, हो गया पृथ्वी का, जल का अर्धचंद्र, त्रिकोण, वर्ताकार और वर्तुलाकार, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आ जाए बीज मंत्र में, बीज मंत्र का है लवर यह, तो ऊपर से शुरू करेंगे लवर यह, तो सारे हमें बीज मंत्र ऐसे करके फिर हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अलग अलग शायद ना याद हो पाए, लवर यह ऐसे बोलिए, ठीक है। और ये सबके वो जो टाइमिंग है वो तो 5 घटी सबका सेम ही है। और पृथ्वी, ये आपको याद करना पड़ेगा कि पृथ्वी का जो गुण है स्तंभनी है, इसका द्रावणी है, जल वारुणी द्रावणी, द्रवण की शक्ति, द्रावणी द्रव होता है ना, द्रव, उससे याद रखिएगा, द्रव द्रावणी। अग्नि दाह जो होती है ना, दाहिनी। वायु भ्रमण करती है, भ्रामणी। और आकाश का शोषणी। फिर उसके बाद ये वर्ण बस हमें थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हरित है, फिर धवल है, फिर लाल है, फिर अंजन पुष्प, फिर जल समान यानी कि नीला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, तो समझ, क्योंकि याद पहले करना पड़ेगा, मतलब आप समझने के लिए आपने समझ लिया है, अब अपने हिसाब से आप इसको याद करिए। तो अभी अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर से करें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। ये मैं गुण हाँ का मैम, कह रहा आ गया, था, आ गया जो अच्छे से। गुण में है थोड़ा द्रावणी दाहिनी भ्रमणी शोषणी, इसका थोड़ा अर्थ बताते एक एक शब्द में। देखिए, पृथ्वी का स्तंभनी है, मतलब
रोकने की शक्ति, पृथ्वी जड़त्व, जड़ वाली शक्ति होती है ना, वो है ये स्तंभ। स्तंभ होता है ना, स्तंभ, उससे दिमाग में रखिए। ठीक है, स्तंभ को अगर देखिए तो एक हम लोग अगर चालू भाषा में बोलते हैं तो खंबा, पिलर, जी ठीक पिलर है। वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जल का द्रव होता है, द्रव पढ़ा है आपने, जल का हाँ, द्रव, उसका द्रावणी हो बहाने गया। का भी इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और अग्नि का क्या हो गया, दाह, दाह शक्ति होती है ना, दाह शक्ति, वही दाहिनी है ये। ठीक हो गया। ठीक है, वायु का भ्रमण, कर रहे हैं। वायु भ्रमण करती है, हवा। ठीक है, ये भ्रामरी हो गया। और आकाश का शोषण। जी ठीक हो गया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अब आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। जी जी जी। हम्म। चलिए इसका मिलान करिए, चारों क्वेश्चन ये कर लें जल्दी से, फिर हम लोग उसमें आते हैं। ये देखिए अभी क्वेश्चन किया है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे, फटाफट बताइए इसका। ए का 3 है, ए का 3 मैम, बी ए का का 1 3। है, एक से ही निकल रहा है फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन तो हाँ, फोर्थ ऑप्शन, ए का 3, ए का 3rd। फोर्थ ऑप्शन। इसका भी वही है, सारा आप लोगों को याद है। एक बार आज रात में कर लेंगे तो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप। गोरख संहिता में ध्यान के लिए कितने स्थान की बात की गई है? 9 सर, 9। 9 स्थान की बात की गई है। 9 स्थान। कोई बताएगा 9 स्थान? याद नहीं है। जी, पहले स्थान है गुदा, दूसरा स्थान है मेढ, तीसरा नाभि, चौथा हृदय, फिर उसके ऊपर विशुद्धि, कंटिका, कंटिका के बाद लंबिका, और फिर भूमध्य और नभोविल। 6 तो अपने वो जिस पे ध्यान करते हैं वो 6 चक्र हो गए। 6 चक्रों 5 चक्र हो गए, उसके बाद से घंटिका और लंबिका 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। भूमध्य आ ही जाता है चक्र में, और फिर नभोविल लास्ट में एक्स्ट्रा बिल्कुल हो सही है, जाता है। बिल्कुल सही है, यही तरीका यही है याद करने का। बिल्कुल सही। एक मिनट। हाँ, इसका बताइए, सीक्वेंस करिए। इसका सीक्वेंस लगाइए। 1, हाँ, 1, फिर नासिका, गुदा से इसमें लगाइए, सीक्वेंस नहीं पूछा। गुदा से लगाइए। का और घंटिका और नभोमिल बताने हैं ए बी और ई, ए बी और ई। सहस्रार है नहीं, ऑप्शन। नासिकाग्र है नहीं, और गुदा से जी, स्टार्ट जी। करिए बस। ए बी और ई है। हाँ हाँ, ये भी बताया गया है कि ध्यान के लिए 9 स्थान बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान करने से अष्ट सिद्धि मिलती है। इन 9 स्थानों पर ध्यान करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये बताइए, गोरख संहिता के अनुसार 12 दिनों तक लगातार संयम से क्या होता है? समाधि। समाधि। ये याद है सबको? प्राण वायु 5 घड़ी तक अवरोध करना धारणा है। 60 घड़ी तक एक चित्त की एकाग्रता ध्यान है। 60 घड़ी यानी कि 1 दिन। और 12 दिनों तक लगातार संयम समाधि है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि प्राण वायु का 5 घड़ी तक अवरोध करना क्या कहलाता है? सारे दे देंगे, ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार, ऐसे सब दे देंगे। तो ये याद करेगा, 60 घड़ी तक एक चित्त की एकाग्रता ध्यान है, 12 दिनों तक लगातार संयम करना समाधि है। याद है सबको? पूछे? यस यस। जी पूछ लीजिए एक बार। चलिए, प्राण वायु सामने ही लिखा हुआ है, आप लोगों को याद ही हो गया। प्राण वायु को 5 घड़ी तक अवरोध क्या है भाई? धारणा। धारणा। हाँ धारणा। हाँ, फिर 60 घड़ी तक एक चित्त, 5 से 60 में आ गए। ठीक है, और इसको 60 घड़ी का इसको 1 दिन भी पूछ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना?
तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 5 घड़ी है तो धारणा 1 दिन, या 60 घड़ी है तो ध्यान, और 12 दिनों तक है तो समाधि। जी ये बताइए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवत गीता और गोरख संहिता। हाँ, गोरख भगवद गीता और गोरख संहिता। और भगवत गीता में कौन सा नंबर है श्लोक का? हाँ, 6ठे अध्याय का 17वां। हाँ बिल्कुल सही है। किसने बताया? रिया जी? पीयूष। पीयूष है, वेरी गुड। चलिए ये हो गया, अब हम लोग वशिष्ठ संहिता स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना किसी का? सारे क्वेश्चन बता दिए ना। अब उदित जी आए नहीं है आज, तो जब पूछेंगे तो फिर बताएंगे उनको। चलिए स्टार्ट करिए। वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता के बारे में पहले कौन बताएगा? थोड़ा बहुत भी, जो भी आप जानते हो बताइए। शुरुआत ऐसे ही करें तो थोड़ा क्लियर हो कि क्या क्या है इसमें। वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता है। अच्छा, मैं योग वशिष्ठ बोलने वाली थी। कोई हैंड रेज करिए। जी हाँ, हम बताएं मैम। वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी और उनके पुत्र शक्ति के वशिष्ठ बीच में संहिता का तो संवाद है। अभी हुआ था ना सर, टेस्ट अभी हुआ था आप लोगों का। योग वशिष्ठ का हुआ था। योग वशिष्ठ का हुआ था। स्वाति डोंगरे जी बताइए कुछ। मैम इसका नहीं ध्यान आ रहा, मैं योग वशिष्ठ समझी थी इसलिए बताने जा रही थी। मैम हम बताएं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस जी मैम जी आ रही है। यस मैम। वंदना जी बता रही है मैम, धन्यवाद। स्वाति जी आपका माइक बंद है। योग वशिष्ठ जो है ये वशिष्ठ मुनि और पुत्र, उनके पुत्र शक्ति है, उनके बीच का संवाद है। इनमें इसमें छह प्रकार, कंफ्यूज हो 6 गई। अध्याय 6 अध्याय अष्टांग योग का वर्णन किया है इसमें। 6 अध्याय। किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। जी वशिष्ठ मैं बता दूं मैम थोड़ा हाँ सा? बताइए ममता जी, आप जी बताइए। अभी बताएं। ये जो है इसके रचयिता जो है महर्षि वशिष्ठ है। और ये जो है वशिष्ठ मुनि और पुत्र, उनके पुत्र शक्ति, उनके बीच का संवाद है। और इसमें 6 अध्याय है। और पहले अध्याय में उन्होंने कर्म के प्रकार बताए, प्रवर्तक और निवर्तक। जो प्रवर्तक कर्म है, एक मिनट, हम 1 मिनट रुकेंगे आपको। ये याद रखिएगा, इसमें 8 अध्याय हैं। अगर 6 दिए हुए हैं तो आप 6 में टिक करेंगे, वैसे इसमें 8 हैं। 2 को हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्योंकि योग वाले जो हैं वो हमारे 6 हैं तो उनको हम पढ़ते हैं, और 2 को नहीं पढ़ते। लेकिन अगर 8 आए तो आप 8 में लगाइएगा। तो 2 जो अध्याय हैं वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र से रिलेटेड है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अब बताइए, सॉरी। हाँ, कर्म है, 2 प्रकार के कर्म बताए, प्रवर्तक और निवर्तक। हाँ जो जी। प्रवर्तक कर्म रहते हैं वो कामना पूर्वक वर्णाश्रमों में कर्मों को करना है। और दूसरा जो निवर्तक है वो मुक्ति कारक है। उसमें भी बाह्य और अभ्यंतर ऐसे 2 कर्म बताए हैं। जो बाह्य है वेद विहित साधनों के द्वारा की गई बाह्य क्रिया है। और अभ्यंतर जो है आत्मा के वेदोक्त क्रिया का बुद्धि के द्वारा अनुष्ठान। ऐसे ये दोनों कर्म बताए निवर्तक कर्म में। उसके बाद में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। उसमें 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। और मिताहार के बारे में भी बताया गया है कि जो मुनि है, सन्यासी है, उसको 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को यथेष्ट। 10 आसनों का इसमें वर्णन किया गया है। 14 नाड़ी, दूसरे अध्याय में 14 नाड़ी बताई गई है। पंच प्राण और उपप्राण ये भी बताए गए हैं। तृतीय अध्याय में फिर प्राणायाम जो है ओमकार प्राणायाम के बारे में बताया गया है। और 18 मर्म स्थान, प्रत्याहार 4 बार प्रत्याहार बताया गया है। और बस मैम इतना ही याद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर उसी के साथ साथ जो क्वेश्चन आएगा फिर उसको हम लोग याद करते जाएंगे। ना रिकैप अगर करने के टाइम कोई अगर देख देख के भी बता देगा पीडीएफ तो अच्छा भी रहेगा।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। हाँ ओके, पूरा सीक्वेंस से देख देख के कोई बता दे तो भी याद हो जाएगा। वो भी अच्छा है, तब भी अगर सबके सामने एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा ना, देख के भी हाँ बता हाँ सकते हाँ हैं, नहीं हाँ बता रहे तो आप देख के बता दीजिए, लेकिन बताइए, है ना, हाँ बताने से हाँ। सबको याद हो जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन करिए। मैम एक यम नियम है, प्रथम, द्वितीय नाड़ी शोधन, तृतीय प्राणायाम, चतुर्थ ध्यान समाधि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ 8 3। ऑप्शन, फोर्थ फोर्थ होगा, क्योंकि प्रथम अध्याय में किस किस चीज का जिक्र है? प्रथम अध्याय में यम नियम है, बारे में कर्म कर्मों की चर्चा है। अष्टांग योग का कर्म अष्टांग योग। बताइए बताइए, हाँ बताइए, कौन बता रहे बताइए। थोड़ा अच्छा से आज अच्छा से पढ़ा दीजिए, 9 बजे का क्लास नहीं है। ओके 9 बजे का क्लास नहीं है? हाँ, मैसेज आइए। जाना भी इसी में। चलिए बताइए प्रथम अध्याय में क्या है, कौन कौन बताएगा? अमित जी आप ही बताइए प्रथम अध्याय में क्या क्या है। नहीं नहीं, हम मेरा सब जहन में नहीं है, सब भुला गए। अच्छा चलिए फिर कौन बताएगा प्रथम अध्याय में? हाँ बताइए। प्रथम अध्याय में कर्म के प्रकार हैं, हम्म अष्टांग योग की चर्चा है, यम नियम और आसन की चर्चा है। ठीक है, 2 कर्म बताए और गए और शक्ति जी के प्रथम सवाल कर्म से दो शुरू होता कर्म है। बताए गए, प्रवर्तक और निवर्तक, और योग के 4 अंग जो है बहिरंग और अंतिम अंतरंग अंतरंग। बताए गए हैं। हाँ इसमें जो अष्टांग योग है तो उसके फर्स्ट 4 उसके को जो पहले है 4 जो है वो हाँ बहिरंग है और अंतिम अंतरंग है। अंतरंग है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा सारे अध्याय का एक एक का हम पकड़ते जाएंगे। ठीक है, करना है द्वितीय अध्याय भी? कोई बताएगा द्वितीय अध्याय? यस मैम, मैं बताती हूँ। ठीक है बताइए। द्वितीय अध्याय में नाड़ी शोधन की विधि बताया गया है, उनका स्थान बताया गया है, और 14 नाड़ियों की बात बताई गई है, और 10 प्राण के बारे में बताया गया है। शरीर का ज्ञान, देह मध्य में अग्नि का स्थान भी बताया गया है इसमें, द्वितीय स्थान में। सेकंड वाला में वो भी है ना मैम, 96 अंगुल करके कुछ, दूसरे वो मर्म स्थान, अगर वो तीसरे अध्याय में है। वो बाद में आएगा वो भी। शरीर का माप जो है का स्थान भी बताया गया है। शरीर का माप बताया गया, वो दूसरे में वो शायद मेरुदंड में 22 हड्डियां और शरीर का 32 32 96 अंगुल शरीर, 32 अस्थियां और 72,000 नाड़ियां, 18 72,000 नाड़ियां, 32 बोन, 96 अंगुल का माप, ये इसी में बताया गया है, क्योंकि इसमें शरीर का ज्ञान के बारे में है ना। जो द्वितीय अध्याय में शरीर का ज्ञान के बारे में बात हुई है, तो उसमें ये सब आ जाएगा कि शरीर का जो माप है वो 96 अंगुल है, 96, और बोन्स जो है वो 32 बोन्स, जैसे हमारे स्पाइन में होती है ना 32 बोन्स, अस्थियां प्रस्थ मेरु, वो है। 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गया है। प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल बाहर निकलती है, और देह मध्य में तप्तवर्ण ज्योतिर्मय स्थान बताया गया है, और इसी में वो बताया गया है कि मानव में त्रिकोणात्मक, पशुओं में चौकोर, पक्षियों में गोलाकार, सर्प में षटकोण और सेवद में अष्टकोण ज्योतिर्मय स्थान बताया गया है। ठीक है, और क्या क्या बताया गया इसमें? इसी में नाड़ियां बताई गई, आप बता ही चुके हो, 14 नाड़ियों का जिक्र है, और इसी में 10 प्राण बताए गए हैं सेकंड अध्याय में, ये भी आप बता चुके हो। बस ठीक है, इतना है, फिर आगे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, यस मैम। मैम नाड़ियों को इसमें याद करने का सीक्वेंस आप कुछ बताएंगे क्या? इसका थोड़ा अलग है। हाँ कोशिश करेंगे कि अगर हम आपको सीक्वेंस याद करा पाए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे हम। थैंक यू। ये वाला हो गया था हमारा? ये नहीं हुआ था, एक ही क्वेश्चन हुआ था। ये नहीं हुआ मैम। अभी नहीं हुआ मैम। अच्छा ये क्या बताइए। और एक का 3 है, एक का 3rd है, 2 का बिल्कुल सही है।
और तीसरे में प्रत्याहार, तृतीय अध्याय में प्रत्याहार है, बी का फोर्थ। फर्स्ट से आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन है। प्रथम का क्या होगा? दो कर्म बताएंगे। दो कर्म। कौन कौन से कर्म है वो? प्रवर्तक प्रवर्तक और निवर्तक। निर्वर्तक। और तृतीय अध्याय में प्रत्याहार का जिक्र है। पंचम में क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है, ठीक है। और षष्ठ में मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय तो लास्ट में ही मृत्यु हम पर पढ़ेंगे, विजय। है ना? जी। तो वो लास्ट में आ गया। जी मंत्र थे उसमें। हाँ मतलब ये ऐसे आएगा ना, पांचवें में आत्मा क्या पूछा गया और षष्ठ में मृत्यु पर विजय के उपाय। जी जी। तीसरा अध्याय भी कर लें क्या? तीसरा अध्याय भी बता दीजिए तो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। फिर चौथा पांचवा छठा कल करेंगे फिर हम लोग। तृतीय अध्याय के बारे में बताइए सारा, क्या क्या है इसमें। तीसरे अध्याय में ओमकार युक्त प्राणायाम की चर्चा है, रेचक पूरक कुंभक। और प्राणायाम की तीनों ओमकार के अ उ म मात्रा को बोला गया है, सृजन धारण लय बोला गया है। रेशियो बताया गया है 16 64 32 अ उ म का। और प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने को बोला गया है। बिल्कुल सही। उसके लाभ बताए गए हैं। प्राणायाम की फिर अवस्था बोली गई है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। और कुंभक की सिद्धि का फल भी बताया गया है इसमें। हाँ केवल दो तरह का कुंभक बताया गया ना, केवल कुंभक और सहित कुंभक प्राणायाम। और प्रत्याहार की भी चर्चा इसमें की गई है। प्रत्याहार कितने प्रकार का बताया गया? प्रत्याहार आत्मा को आत्मा में ही देखना, 18 मर्म स्थानों में वायु को धारण करना, और एक है बाह्य साधनों से मन को हटाकर आत्मा में अनुष्ठान करना। आत्मा में अनुष्ठान करना। और एक है 18 मर्म स्थानों वाला, बता दिया ना आपने, लास्ट है ये। नहीं ये नहीं बताया अभी। नहीं बताया, 18 मर्म स्थानों से खींच के लाना है उसको चित्र ना, किसी। ये लास्ट है, आपने शायद बीच में बता दिया ना इसको, ये लास्ट है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रत्याहार है ये, है ना, सीक्वेंस से याद रखिएगा। ये चौथा प्रत्याहार है 18 मर्म स्थान के बारे में। ठीक है चलिए धीरे धीरे एक एक पकड़ेंगे, फिर ऐसे बीच में रोकेंगे। ये हो गया। बसी संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 8। 8। हाँ ये देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन हम 8 ही लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 2 अध्याय जो है खगोल शास्त्र और ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अध्याय इसमें 8 ही हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या? अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग बताइए, वैसे सब लोग बता ही लेंगे, अष्टांग योग तो इतनी बार आता है। चलो यही है तो इसमें ना, चलिए बताइए। प्राणायाम मैम 3, आसन तो 10 है। 10 है, प्रत्याहार 4 है और धारणा 5 है। सेकंड ऑप्शन। और ध्यान कितने हैं? और क्या 3 क्या है? ध्यान 5 है। 6 है और प्राणायाम 3 है, ध्यान 6। ध्यान 6 है। कैसे ध्यान 6 कैसे हैं? ध्यान 2 है। ध्यान में 2 5 सगुण और 1 निर्गुण। ध्यान 2 है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण 1 बताया गया है, सगुण 5 बताए गए, इसलिए टोटल 6 हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप आंसर करेंगे, ठीक है, कि टोटल कितने हैं या कितने ध्यान होते हैं। अगर 2 है तो उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। कामना और प्रवृत्ति वाले कर्म को कहा गया है प्रवर्तक। और निर्वर्तक कर्म में क्या आएगा? बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य और अभ्यंतर। बताइए कोई। वेद सम्मत साधन संपन्न जो कर्म होते हैं वो बाह्य बताए गए हैं, और आत्मा द्वारा ही मतलब वेदों का अनुष्ठान करना, उनके हिसाब से चलना, विधि पूर्वक कार्य करना या मानसिक रूप से वेदों को मतलब की क्रिया का अनुपालन करना जो होता है वो होता है अभ्यंतर, ठीक है।
और फिर बीच में रोके चौथा अध्याय भी पकड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी आज हम वो कर लेंगे और करेंगे 3 अध्याय तक, 30 तक क्वेश्चन आज कर लेंगे हम लोग। वशिष्ठ संहिता में निम्न में से किसे वशिष्ठ मुनि ने योग रूप ही कहा है? दोनों को ज्ञान और कर्म दोनों को। नहीं, ज्ञान को कहा है, दोनों कर्म, दोनों को। ज्ञान को। वशिष्ठ संहिता में जब पुत्र शक्ति ने पूछा कि ज्ञान किसे कहते, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा ज्ञान को योग रूप ही समझो। मतलब ये श्लोक के आधार पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि जब उन्होंने पूछा ज्ञान किसे कहते हैं, मतलब इस श्लोक के आधार पे क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो उसमें कर्म भी बात आई है, लेकिन श्लोक के आधार पे हम ये कहेंगे। वहां 8 अंगों से संयुक्त है, उसे सभी धर्म कहा जाता है। 8 अंग यानी कि अष्टांग योग। मतलब इनको इसमें दे दिया ना कि ज्ञान को योग के रूप में समझो। अच्छा, आप लोग कर्म को मिला रहे थे इसमें, ज्ञान और कर्म, वो नहीं होगा। चलिए वशिष्ठ संहिता के अनुसार मिलाइए। धृति फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये यम नियम ना, यम नियम। हाँ यम याद है किसी को? यस मैम। सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा दिति दया आर्जव मिताहार शौच। अहिंसा सत्य अहिंसा अस्ति। सत्य है। हाँ, अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य घृति क्षमा दया आजर और मिताहार शौच। ठीक है। पहले क्षमा होगा ना, क्षमा फिर धृति। नहीं, धृति फिर क्षमा। धृति फिर क्षमा। धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। एक बार देखिए, मेरे को ऐसे याद है करके, क्या पता सीक्वेंस मेरा गलत हो शायद। क्या? अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य घृति क्षमा दया आजर मिताहार शौच। वेदन जी है ना, आर्जव है, ठीक है। आर्जव, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आर्जव। नियम बताइए, आप ही बताइए नियम। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, और उसके बाद क्या था? ईश्वर पूजा। ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही मति, जप, व्रत। व्रत बिल्कुल सही। अब दूसरे बुक बताइए, में बोला इसका गया है। करिए। व्रत की जगह होम हो जाता है। क्या हो जाता है व्रत की जगह? बुक का नाम याद नहीं आ रहा। होम, जिसमें 10 नियम और 10 यम बताए हैं, उसमें व्रत की जगह होम हो जाता है। कौन सी बुक है वो, मैं भूल रहा हूँ। 10 यम 10 नियम तो इसमें ही है। ओम क्या हुआ है समझ में नहीं है। नियम 10 नियम बताए गए हैं। ओम क्या हुआ भाई, कहाँ पर लिखा है? आप सही कह रहे हैं, कहीं है, मेरे को भी मैंने देखा था। हाँ, मैं भूल रहा हूँ। शायद ग्रंथ संहिता में पता नहीं कहाँ है, जहाँ 10 यम हट प्रदीपिका में, हाँ, होम बताया गया है वहाँ व्रत की जगह। अच्छा 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 होम होम, हम सोचे ओम। अच्छा। हाँ, होम मतलब एज को होम कहा जाता है। हाँ, होम हमें भी सुनाई दे रहा था। एज संस्कृत वर्ड है, होम हिंदी वर्ड है। इसका ऑप्शन क्या बताया भाई आप लोगों ने? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। धृति क्या है? यम है। नियम आप बता चुके हो। मति बता चुके। ईश्वर प्राणिधान, योग दर्शन, मुनि, 8 ग्रास। ठीक है, चलिए बताइए। मिट्टी और जल। मिट्टी और जल। और आंतरिक भी बता दीजिए। बाह्य और अभ्यंतर, सॉरी, अभ्यंतर भी बता दीजिए। मानसिक स्थिरता है क्या शायद? मन की शुद्धि के लिए अंतरंग स्वच्छ बोला है। मानसिक स्थिरता, धर्म के आचरण, और याद आया? अध्यात्म विद्या। 2 बताए गए ना, बाह्य और अभ्यंतर। यस मैम। तो बाह्य में मिट्टी और जल आ गया, और अभ्यंतर में धर्म के आचरण और अध्यात्म विद्या से होती है। ठीक है, 10th बताइए।
थर्ड बस ऑप्शन। यहाँ पर मैम धर्म के आचरण कर्म कांड हुआ और आध्यात्म विद्या जो है एक ज्ञान कांड हुआ। बिल्कुल सही है अमित जी। ये थर्ड आप ऑप्शन ट्राई लिया तो अभी कर ही लिया आप लोगों ने, है ना। चलिए 10th वाला करिए। अच्छा 10th ही वाला कर लिया है। ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ बताइए। मैम अस्ते का उत्तर हो जाता है सभी द्रव्यों में निष्प्रय। मैम ये ठीक है? डी के से निकल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, एक हाँ नहीं है। डी के थर्ड से ही निकल रहा है। अस्ते का हो गया हाँ लेकिन सभी। फिर सारे बताइए। हाँ अच्छी बात है। और अस्ते का हो जाता है सभी द्रव्यों में निष्प्रय। वेरी ठीक है? गुड। फर्स्ट और आंसर। ब्रह्मचर्य का हो जाता है गुरु सेवा में लगे रहना। ठीक बिल्कुल है? सही। और आर्जव में हो जाता है प्रकृति निवृत्ति से एक समान। ठीक है? और सोच का तो सबको पता ही है भाई। अब ठीक है। विकल्प है। अच्छा चलिए बस इस संहिता का निशा मिलाइए। थर्ड है शायद। डी का 1 और ईश्वर पूजन में विष्णु की का तो अर्चना। बने। हाँ ईश्वर पूजा का विष्णु की आराधना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। और ए का हो गया धर्म अधर्म डी से में ही आ जाएगा। एक धर्म। थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है। ठीक है एक बार बोल दीजिए कोई। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, कोई बोलिए। आस्तिक धर्म अधर्म में ईश्वर पूजन विष्णु की अर्चना। पी का है उचित कर्म में लज्जा और जप का है उच्च। जप का है उच्च। इसमें जप में 3 दिए हुए हैं ना। उच्च और मानस। बिल्कुल सही। ऐसे ही सब लोग याद रखो, कहीं भी कुछ भी है ना सबको बता ले रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा है। तो आसानी से। ऑप्शन में गड़बड़ है क्या इसके? क्या गड़बड़ है ऑप्शन में? नहीं ना। नहीं तो सही है। सी का कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम वो धर्म अधर्म में विश्वास है क्या? हाँ आस्तिक का। ठीक है। ठीक है ऑप्शन सही है। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो फिर से करें। हाँ मुझे लगा थोड़ा, मैं करूँ क्या एक बार? हाँ कर लीजिए बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। करिए। का अनुचित नहीं, धर्म अधर्म में विश्वास है। एक का 3। हाँ बिल्कुल सही है। निकल जा रहा है। ठीक है। ईश्वर पूजन का विष्णु की अर्चना। री का अनुचित कर्म में लज्जा और जप का उच्च। ठीक है ना। ही का लज्जा ही है, उसे लज्जा से याद रहता है ना, ध्यान से। ही का लज्जा है, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए तो जल्दी से पकड़ लेंगे। ये थी। मैम एक बार मती का बता दीजिए। मती का ही मती जब रहा था ना। ही मती में मती को डिफाइन कर दीजिए। मती का हाँ ठीक है। मती का है शास्त्र सभी कर्मों में निष्ठा, गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म बाकी सारे कर्म का त्याग करना ही मती है। जो हमारे गुरु कह रहे हैं उनके आदेश के अलावा कोई भी बाकी सारे कर्मों का त्याग करना मती है। इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, गुरु के बताए मार्ग पर चलना? हाँ बिल्कुल है। साहित्य या शास्त्र विहित कर्म, मतलब जो शास्त्र संगत कर्म है उनको करना, इस तरह से भी बोल सकते हैं। मति मतलब मन का भाव होता है। मन का भाव को 2 किस्म के भाग किया जाता है, सुमति और कुमति। ओके, सुमति मिले तो हम स्पिरिचुअल के तरफ बढ़ेंगे, कुमति मिले तो हम दुख के तरफ बढ़ेंगे। इसी को मति बोल। मति मतलब मन का भाव। मतलब होते हैं कुमति यहाँ पे ऐसे भी दुख नहीं, ये कह सकते हैं कि गलत कामों की तरफ बढ़ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मति है जो शास्त्र विहित काम है, जो जो आप बता रहे हैं वो अनुसार बिल्कुल जो काम करना अलग है। नहीं हाँ ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से याद किया हुआ है तो उनका रहने दीजिए, जो है ना। बहुत गहराई से बता दे रहे हैं। हाँ क्या कोई बता रहा है कुछ? अगर नहीं बात समझ में आई तो फिर से बताइए। नहीं मैम समझ में आ गई है। वो कह रहे हैं कि अमित जी बहुत गहराई से बता रहे हैं सर। हाँ वो थोड़ा सा डीप में बात करते हैं, उनकी बात भी अपनी जगह सही है। तो
अमित जी के ज्ञान मतलब बहुत ऊपर है, लेवल जो है उनका। जी जी। नहीं नहीं जी नहीं, हम बचपन से लिटरेचर बहुत अच्छा से पढ़े हैं। नहीं कोई नहीं, भी बहुत अच्छी लिटरेचर बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अमित जी। विश्लेषण कर करके हमको कोई भी वर्ड दे दीजिएगा, हम उसको तोड़ करके मीनिंग निकाल देंगे एनालिसिस करके। बहुत हम अच्छी बात है, लिटरेचर बहुत अच्छा से पढ़े थे बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। वशिष्ठ संहिता में किन दो आसनों को पूजनीय बताया गया है? पद्मासन और सिंहासन, थर्ड ऑप्शन। सर्वेषामपि पूजितम। ये आ गया आप लोगों का क्वेश्चन, अभी आप लोग पूछ रहे थे ना, यही वशिष्ठ संहिता के मुताबिक पृष्ठ 1 से दोनों तरफ कितनी हड्डियां होती हैं? थर्ड ऑप्शन। 32। शरीर का माप कितना बताया गया है? 96 अंगुल। 96। हाँ 96 अंगुल और हाँ 96 अंगुल। 96 अंगुल। 32 हड्डियां। 32 हड्डियां, 96 अंगुल माप बताया गया। और जो क्या था, याद नहीं आ रहा, अभी बताया था मैंने। अधिष्ठान। चलिए अभी आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आगे तो याद आ जाएगा। वशिष्ठ संहिता में देह मध्य कहाँ बताया गया है? ये भी अक्सर पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन। सी। गुदा से 2 अंगुल ऊपर। हाँ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, किसने गुदा बताया? से 2 अंगुल ऊपर। 2 अंगुल ऊपर तो है। किसने? स्वाति जी ने बताया, सी किसने होगा, सी। बताया? मैंने भी बताया और किसी ने भी चारू जी बताया। भी सही बता रही, नहीं बताया। मैसेज कर रही हैं वो। हाँ एकदम सही है, गुदा से मैम 2 इसमें अंगुल ऑप्शन ऊपर कूट में है क्या कुछ? है। कूट में है क्या इसमें कुछ? कूट में नहीं है, इसी में है। गुदा से गुदा 2 से 2 अंगुल अंगुल ऊपर है। नाभि को देह मध्य कहा जाता है, नाभि को कहा नहीं और गया है। मेढ्र को देह मध्य कहा जाता है, तो डायरेक्टली मेढ्र को भी नहीं कहा गया है। और भ्रूमध्य को देह मध्य कहा जाता है, तो भ्रूमध्य का तो सवाल ही नहीं है। तो गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, मतलब इसका ये स्थान बताया गया है। ठीक है। ओके। ये याद रखिएगा, इसको टिक कर लीजिए, कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग बहुत। वशिष्ठ संहिता में अव्यक्त और वैश्रवी नाड़ी के लिए किस के लिए इस्तेमाल किया गया है? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना। सुषुम्ना के लिए। सुषुम्ना के लिए इसमें ऑप्शन आएगा। आज उदित जी नहीं आए। उदित जी भी नहीं आए, सावंत जी भी नहीं आए, थोड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। तभी। चलिए बताइए 17 क्वेश्चन का। पूंछा और यशस्विनी तो हो गया, बायां दायां ना आंख और कान। गांधारी तो मैम आई आंख हो गई। डी का सबसे पहले इससे पकड़िए, डी से पकड़िए, गांधारी से। अच्छा गांधारी सब में दिया हुआ है। आंख भी तो डी पर। हाँ, सभी को दे दिया। कोई नहीं, दूसरे से करिए, आप लोग को आता है। गांधारी आंखें। कान में थी। पूसा कान होता है, पूसा कान होता है। पूसा कान। हाँ, क्योंकि कान में हेडफोन को पुश किया जाता है, उंगली को कान में पुश किया जाता है। ओके। थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है। पूषा कान नहीं है अमित जी। पूसा दाएं नेत्र में है ना? हाँ, पूषा दाएं नेत्र में, बिल्कुल सही है। पूषा दाया हो गया, गांधारी बाया हो गया। ठीक है। और पैश्वनी तो आपका हो गया, वो दाएं कान में है। पूसा दाएं कान में हो गया। दोनों दाएं में ही है इसमें। एक्चुअली इसमें 14 नाड़ियां हैं ना, तो इनकी थोड़ी पोजीशन डिफरेंट है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे दो ऑप्शन एक जैसे हैं, फर्स्ट और सेकंड, A4 B3 C2 D1। अच्छा हाँ, दोनों ऑप्शन सेम है। हाँ कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन मैडम सही होना चाहिए। बात एक ही है। फर्स्ट भी सही होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड जब सेम है तो दोनों ही सही है। जी जी। ठीक मैम है। एक बार ऊपर एक बार सुषमना का क्या 2 नाम थे, एक बार दिखा दीजिएगा। सुषमना का वैष्णवी। ये वैष्णवी नारी हम लोगों ने और भी कहीं पढ़ी है ना? वैष्णवी नारी और भी कहीं पड़ी है। ये शायद मैम त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में। हाँ। सही है, बिल्कुल सही है।
ये कहाँ तक जाती है? ये ब्रह्मरंध्र तक जाती है। ब्रह्मरंध्र तक जाती है। ये याद रखिएगा, वैष्णवी नाड़ी इंपॉर्टेंट होता है, त्रिशकी में भी अक्सर पूछते हैं। उसमें 2 ही अलग हैं, वैष्णवी और कौशिकी, और एक यहाँ पे इसका जिक्र है। इसके अलावा शायद मुझे ध्यान नहीं है कि वैष्णवी का जिक्र है, अगर आए तो फिर देखते हैं धीरे धीरे। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर से बताइए। आप लोगों ने मतलब सब लोग बोल रहे थे तो क्लियर नहीं हुआ, बताइए। यशस्विनी का पाँव के अंगूठे तक। हाँ। पूषा का दाएं नेत्र में। यशस्विनी का पयस्विनी दाएं कान में। दाएं कान। और गांधारी तो सबको पता ही है, बायां। वशिष्ठ संहिता में जया नाड़ी का स्थान बताया गया है। पूरा शरीर है क्या शायद? नहीं, वशिष्ठ संहिता में जया नाड़ी। आप बताइए, अगर नहीं है तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। दाया भाग होगा, दाया भाग होगा, देखिए। नहीं, दाया भाग नहीं है, बाया भाग है इसका। जया नाड़ी का तो जया नाड़ी जो है बाएं भाग में, और ये पूषा के बगल में है। ठीक है, इसका जिक्र ऐसे मतलब नहीं है, श्लोक में नहीं था, लेकिन व्याख्या में इसका दिया गया है। तो सर ने शायद इसका बनाया भी है क्या? अभी नीचे अगर आएगी तो मैं दिखाऊंगी नाड़ियों का अगर समूह बनाया होगा सर ने तो ये जो है ये अलग से इसका था, तो ये क्वेश्चन इसमें डाला गया है। जया नाड़ी जो है बाएं भाग में और पूषा के बगल में, पूषा भी बाएं में है और वो बाएं भाग में है। ठीक है, और अगर इसका डिटेल जानना है तो फिर मैं बताऊं। बस इसमें, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं बताया, बस एक जया नाड़ी दे दिया गया है और इसको 14 में नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। श्लोक में है ये, तो ये स्पेसिफिक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। समान तो संपूर्ण शरीर में है, इसमें डी का फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट होगा। और गोरख संहिता में समान कहाँ था, कौन बताएगा? गोरख संहिता में नाभि, मतलब नाभि वाले स्थान में। समान शरीर संपूर्ण। यहाँ पे तो संपूर्ण शरीर में एकदम सही बता रहे हैं आप। हमने उसका थोड़ा सा वो चेंज कर दिया कि अभी हमने पढ़ा था ना उसमें नाभि वाले स्थान में गोरख संहिता में समान संपूर्ण शरीर में। ये नहीं, अलग अलग ग्रंथों में, उपनिषदों में अलग अलग व्याख्या की गई है। ये इसमें उदान का है, सभी संधियों में। थर्ड ऑप्शन सही है। समान संधियों में, हाँ समान संधियों में शायद। नहीं, समान संपूर्ण शरीर में ही होगा। उदान संधियों में है, हाथ पैर संधियों में। उदान संधियों में, उदान का संधियों में बिल्कुल सही है। हाँ। मैम अभी मैंने श्लोक चेक किया तो बाएं भाग में विश्वोदरा नाड़ी लिखा है इसमें श्लोक में। नहीं, बहुत सारी नाड़ियां हैं ना, तो 14 नाड़ियां हैं, तो उन सबका बायां दायां किया गया है, तो ऑब्वियस है कि विश्वोधरा भी बाएं में होगी। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं होगी, लेकिन सारी नाड़ियों का बाय सर इसमें भी आगे जाके डायग्राम आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और नहीं तो सर के नोट्स में डायग्राम में दिया हुआ है वो, अगर सबके पास नोट्स हैं तो उसमें डायग्राम में वो देख सकते हैं। मैम विश्वोधरा लेफ्ट में है, बाएं भाग में खाली है विश्वोधरा नाड़ी। हम ये नहीं कह रहे कि विश्वोधरा लेफ्ट में नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हो व्याख्या में सकती दिया है। हुआ है। हाँ, व्याख्या में दिया है, ये हो सकती है क्योंकि बहुत सारी नाड़ियां हैं ना, तो हाँ, में है, सर के नोट्स में ही है। हाँ, तो वो भी होगी, जया भी होगी। और इसके अलावा भी और कई नाड़ियां जो होंगी वो बाएं में होंगी और कई नाड़ियां दाएं में होंगी, ये मेरा मतलब है कहने का। ठीक है, आप अपनी चीज बता रहे हो, उसको कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, आप गलत नहीं बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन हुआ मैम इसका, जो अपान है वो सारे ज्ञानों और जंगम में है। थर्ड ऑप्शन नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो हमें गलत लग रहा है जो सर ने इसमें। मैम अपान जानवर जंगा में है, व्यान ग्रीवा में है, उदान
संधियों में और समान संपूर्ण शरीर है, यही हो रहा है। नहीं, ये अपान तो यही है ना कि ये अपान किसमें है, ठीक है। इस हिसाब से अगर सर के नोट्स के हिसाब से भी देखें तो प्राण और व्यान जो है जोड़ो संधि में होता है, ये भी ठीक है। ग्रीवा भी है उस सभी संधियों में ना, तो ये व्यान इसमें आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा व्यान का। और नहीं, समान व्यान में लिखा हुआ है ग्रीवा अस्थि अलग से दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। हाँ, उदान संधियों में है। सभी संधियों में उदान है, पर जो ग्रीवा अस्थि है वहां पे व्यान व्याप्त है, ये नहीं बोला तो गया ये है। ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। आप लोग थर्ड बता रहे थे क्या? ऑप्शन फर्स्ट ही नहीं, बोला। फर्स्ट ही बताया। अच्छा, फर्स्ट बताया। ठीक है, ठीक है। फिर ये तो उस दिन हमने सब याद किए थे ना, ये वाले हम लोगों ने। यहाँ पर कुछ अलग दिया है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे समान और व्यान में फर्क है। अब इसमें एक काफी सारी जगह भी है, इसमें एक की। चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं अभी, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्या कंपेयरिंग करके थोड़ा सा कर लेते हैं। प्राण कहाँ कहाँ पे है? ये तो कॉमन है जो प्राण वाला है। कंध के नीचे मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल, पैर के नीचे। हाँ, यही था उसमें भी, है ना। मुख था और पैर का अंगूठा था, उसके बाद नाभि, नासिका, हृदय और नाभि मंडल, ये कॉमन था। ठीक है, अपान भी कॉमन है। हाँ जी, अपान का आसानी से समझ में आ जाएगा। मेघ, गुदा, उरु, वृषण, मलमूत्र, जानु, घंटा। व्यान फर्क है। व्यान उसमें क्या था? संपूर्ण शरीर में था। और उदान में ये था शायद कान, नेत्र, मध्य, ग्रीवा, अस्थि। उदान हाँ कंठ में था। कंठ में था, तो इसका याद कर लीजिए। ये व्यान, उदान और समान, तीन याद कर लीजिए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़िए। व्यान है कान और नेत्र के मध्य में है। ग्रीवा, अस्थि, दोनों, ये क्या लिखा? दोनों छोड़ना लेना। ये कार्य बताया है, कार्य बताया है। में स्पेस है, मैंने स्पेस नहीं देखा। ठीक है, सॉरी। कान और नेत्र के मध्य है ग्रीवा, अस्थि, गुल्फ में, नाक में, ग्रीवा, आंख में स्थित रहता है व्यान। उदान है सारी संधियों में, हाथ और पैर में। और समान संपूर्ण शरीर, अन्य रसों की अग्नि के साथ सभी अंगों में। इसमें बस वही है, इसमें याद करना पड़ेगा। उदान तो आसान है, सभी संधियों, हाथ पैरों की संधियों में है। व्यान और समान जो है ना, वो अलग हो गया है, तो इसको याद करना पड़ेगा। फिर से कोई बोलेगा, याद करेगा? मैं बोल रही हूँ। व्यान जो है कान और नेत्रों के मध्य, ग्रीवा अस्थि, गुल्फ में, नाक में, ग्रीवा आंख में स्थित रहता है। और उदान सारा ये नेक के ऊपर बता रहे हैं ना, नेक के ऊपर की पोजीशन बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, कान, नेत्र, ग्रीवा, अस्थि, गुल्फ क्या है? हाँ मैम, दोनों गुल्फ बताया है इसमें। मतलब गुल्फ तो वो होता है एंकल, एंकल। हाँ, गुल्फ तो नीचे होता है, एंकल होता है एंकल को बोलते हैं। ये अलग हो गया। हाँ, बाकी सारे नेक के ऊपर की पोजीशन है। कान, नेत्र, ग्रीवा और आंख, बस एक गुल्फ अलग है उसमें व्यान में। आंख, कान और गला। हाँ, पूरा सारा हमारी ज्ञानेंद्रियों वाला है व्यान। और उदान सभी हस्ती और संधि पैर में है। समान का थोड़ा सा और ध्यान कर लीजिए, संपूर्ण शरीर में। हाँ, ये तो खैर आसान है। समान व्यान का ही याद करना पड़ेगा। इसमें बस गुल्फ एक ध्यान रखिएगा कि गुल्फ एक अलग से आ गया, उसको अंडरलाइन कर लो। और जो चीज अलग होती है ना, ये वही देते हैं। वसी संहिता में नाड़ी शोधन के लिए किन दो बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। वामरम। वामरम, ये किस जगह पे इनका यूज हुआ है वामरम का?
अग्नि और जल में के ही तो मंत्र है मैम। हाँ, ये उसके दौरान है, पूरक के दौरान जब है ना, तो वम बीज मंत्र का यूज करना है, रेचक के दौरान रम का। पूरक रेचक कुंभक जो बताया गया है ना इसमें, उसके दौरान जो है इनका यूज किया गया वम और राम बीज मंत्र का। मैम ये कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? वम रम तो ये चक्रों का ये है ना, बता रही हूँ, जब चक्रों से नाड़ी लेकर शुद्धि की बात आएगी, ईड़ा पिंगला की बात आएगी ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी शुद्धि की बात आएगी, तब वहां पे ईड़ा से पूरक करते हैं, पिंगला से रेचक करते हैं, वहां पे अच्छा चंद्रमंडल और रम अग्निमंडल, तो वम और रम जो है वहां पे इनका यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा याद रखिएगा, ईड़ा से पूरक, पिंगला से रेचक। ठीक है, तो जब पूरक करते हैं तो वम बीज, रेचक करते हैं तो रम बीज, याद रहेगा। पूरक करते हैं तो क्या? वम 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 पूरक वम और रेचक रम, से पिघला से रेचक रम, रे से रा से रेचक। ठीक है, और ईड़ा और पिंगला ऐसे याद रखिएगा। पूरक तो पहले ईड़ा से करेंगे ना, हाँ, पूरक ईड़ा से करेंगे तो वम आ जाएगा, तो बाई नासिका के लिए मतलब बम हो गया, वम हो गया। और दाहिने नासिका सूर्य स्वर के लिए रम हो गया। हाँ, ठीक है, इसमें कोई कुंभक वगैरह नहीं ना, डायरेक्टली इसे पूरक और रेचक ही है। हाँ, पूरक रेचक की बात करी गई है। हाँ ठीक। हाँ, पूरक के दौरान उन्होंने यही बताया है, लेकिन वो नहीं बताया, ईड़ा पीड़ा नहीं बताया है, लेकिन ये उसी जगह पे है। वशिष्ठ संहिता में नारी शोधन की शुरुआत से पहले किस देवता के पूजन का विधान बताया गया है? गणपति। गणपति। विघ्न निवारक गणपति को फल मूल जल से अच्छी तरह पूजा कर इष्ट और गुरु को प्रणाम करें, इसके बाद आसन का प्रारंभ करें, फिर नारी शोधन का अभ्यास करें। बताइए तो, आप लोग बताइए लोग। वशिष्ठ संहिता में पूरे दिन में कितनी बार नारी शोधन का अभ्यास बताया गया है? 36 बार। बिल्कुल सही है। प्राणायाम का भी बताया गया है, वो कितनी बार बताया गया है? 4 बार। ये तो नारी शोधन का बताया गया ना, मैंने से बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, प्राणायाम का कितनी बार बताया गया है? 4 बार होगा। प्राणायाम 4 बार। प्राणायाम का 16 बार। 12। 16 प्रतिदिन 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभी आगे हो सकता है आ जाए ये क्वेश्चन, आगे आएगा जरूर। 3 काल यानी सुबह दोपहर शाम को कुल 36 बार अभ्यास करें। कोई पढ़े इसको, आप लोग पढ़िए, याद होगा। वेदन जी आप पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। 3 काल यानी सुबह दोपहर शाम को कुल 36 बार अभ्यास करेंगे। 3-4 साल तक या फिर 3-4 महीने तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। 3 बार करना है दिन में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ये वाले, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो इस तरह का जरूर आता है, चाहे जिस जगह से भी आए। आते ही आता है मैम। हाँ, आता ही आता है कि सुबह दोपहर शाम कि 3 बार पूछा गया है कि 36 बार, 16 सब डाल देते हैं, 36, 24, 16, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीधा सीधा नहीं है मैडम ना। ये भी तो 6 महीने करने पे 6 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें ये भी तो। ये शायद यहाँ पे नहीं है, ये वाला कहीं और है, ये चीज जो 6 महीने सिद्धि आई है कई जगह पे, इसमें शायद इसका जिक्र नहीं है 6 महीने सिद्धि वाला। अगर आएगा तो आगे दिखेगा, लेकिन जहां तक अभी हमने पढ़ा है तो भी 6 महीने वाला नहीं दिखा है मुझे। इसमें इतना याद रखेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 ही समय 3 समय लेकर 3 बार, और 3-4 साल का भी जिक्र है, 3-4 महीने का भी जिक्र है, और कुल 36 बार अभ्यास, एक दिन में 36 बार। ठीक हो गया। ये तो बहुत आसान है, ये तो बता दीजिए आप लोग। वशिष्ठ संहिता में प्रत्याहार मन निष्ठान का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्याहार।
हाँ ये बताइए, वशिष्ठ संहिता के मुताबिक प्रतिदिन कितने प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? 16 16 16। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से प्राणायाम के कौन कौन से फल बताए गए हैं? भ्रूण हत्या और भ्रूण हत्या का भ्रूण हत्या है बिल्कुल। कौन? ऑप्शन 4 CBE होगा, एबीडी 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 ABE होगा, ABE। और नर्क से एबीडी मुक्ति ABD एबीडी एबीडी कौन कह रहा है? ABD भ्रूण हत्या, परम गति और नरक से मुक्ति। हाँ ये सही है। यस मैम, फोर्थ एबीडी। एबीडी फोर्थ ऑप्शन। एक महीने में भ्रूण हत्या जैसे पाप से, यदि प्रतिदिन प्राणायाम करने का अभ्यास करने से 1 महीने में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम से पवित्र होने पर परम गति की प्राप्ति होती है और नरक से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है एकदम। भ्रूण हत्या वाली ये बात वहां भी तो शायद आई थी कहीं मुद्रा में। खेचरी थी शायद। मुद्रा में आई मुद्रा में थी, आई थी। योनि योनि मुद्रा मुद्रा में। में हाँ ये, हाँ और ये शायद उसमें है भ्रूण हत्या के ग्रहण बाद संहिता में। ग्रहण संहिता में। संहिता में है मैम, ग्रहण संहिता में है भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या। जहां तक मुझे याद है शिव संहिता में है शायद ये। नहीं, नहीं, ग्रहण संहिता में योनि मुद्रा के दौरान चर्चा की गई है। ग्रहण संहिता में भी है और शिव संहिता में भी है। ग्रहण संहिता, हाँ ठीक है, ग्रहण संहिता में भ्रूण हत्या, हाँ ठीक है, ग्रहण संहिता में है ये। तलबता लेकिन और है ये भ्रूण योनि हत्या। मुद्रा के दौरान ये बात। ये भी पूछते हैं, ये शायद ओमकार प्राणायाम करके पूछते हैं कैसे, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कुछ निमोनिक बनाया था इसका आप लोगों ने, सर ने बताया था कोई निमोनिक? इसमें मैम प्रारंभ का है शंख, मध्य का है पहले है शंख, फिर है नहीं फर्स्ट ऑप्शन। मध्य मेघ है, अंतिम झरना है, प्रत्याहार 4। पहला मेघ ध्वनि होगा। एकदम ठीक है। पहले नहीं, शंख है, अंतिम फिर मेघ है, फिर झरना है, फिर 4 है। ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला, सेकंड, और फिर सेकंड का हो गया ऑप्शन फोर्थ। 1 होगा, प्रत्याहार 4 है ना, उसी से निकल जाएगा। यार डी का थर्ड फर्स्ट प्रत्याहार। ऑप्शन। हाँ डी से ही निकल जाएगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे डी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दूसरा हो रहा है? पहला। ये दिया हुआ है इसमें। वशिष्ठ संहिता के मानसिक तौर पर आत्मा में अनुष्ठान करना कहलाता है। इसका ऐसा कर सकते हैं कि सभी चीजों का प्रारंभ हम शंख से करते गए, म से मध्य, मध्य से मेघ हो गया, म से मध्य, पहाड़ से पानी झरने की तरह। बिल्कुल शंख बजाने से मेघ में गर्जन ध्वनि पैदा होता है, ठीक है। फिर उससे बाद बारिश आता है, ठीक है। क्या बात है मिर्ची, क्लैपिंग। हाँ दोनों लोगों का बहुत अच्छा था, अमित जी भी एकदम सही बताया और वो उन्होंने भी एकदम सही बताया कि हम किसी भी चीज की शुरुआत शंख से करते हैं और माँ से मेघ हो जाएगा, मध्य है मेघ हो जाएगा और अंतिम झरने की आवाज आ रही है। जिस तरह से आप याद करना चाहें आप याद कर लीजिए। अमित जी एक बात फिर से कहिए। अरे गाँवों में देखते ना, पहले बिजली आता था तो उस टाइम शंख उंख बजाता था, अभी भी होता है। तो शंख जब बजाए क्या हुआ, शंख बजाने से शब्द तत्व प्रतीक है। जहाँ पर वायुमंडल है वहीं पर शब्द पैदा होता है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहां पर शब्द नहीं होगा। तो शंख बजाने से उसका एक वाइब्रेशन कहाँ के आकर्षण किया, का धक्का कहाँ मारा, आकाश पे, मेघ पे। फिर वहां से क्या हुआ, फिर मेघ पे जब धड़का गर्जन मारा तो वहां से बारिश निकला। ओके, यही बता रहे थे। ठीक हो गया। शंख से मानसिक तौर पर आत्मा का अनुष्ठान प्रत्याहार। हाँ प्रत्याहार कितने बताए गए हैं? 4 टाइप, 4। हाँ चारों प्रत्याहार बताइए एक एक करके। इंद्रियों को बलपूर्वक कंट्रोल करना, सबको आत्मा के समान आत्मा में देखना, और थर्ड वाला यही है, मानसिक तौर पर आत्मा में अनुष्ठान करना, और चौथा
18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना। मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। एक बार और कहिए। पहले तो आप कौन पूछ रहे हैं? वेदन जी पूछ रहे हैं ना? जी जी। देव जी भी पूछ रहे हैं। देव जी, आप पहले आप बताइए प्रत्याहार कितने हैं? 4 हैं, ये तो 4 पता है? है लेकिन ठीक है, अब एक खुद कोशिश करिए, बताइए, याद हो जाएंगे ये चारों, इम्पोर्टेंट है ये। इंद्रियों को उनके विषय से विमुख रोकना। करना, लौटाना, बिल्कुल एक सही है, बस एक ये ही याद, पहला हो गया, एक ही याद है मेरे इंद्रियों को। को उनको उनके विषय से बलपूर्वक लौटाना, ये लौटाना। हो गया। ठीक है, अब दूसरा बताइए कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अभी हम फिजिकल बात, अभी इंद्रियां भी फिजिकल हैं, अभी भी हम दूसरे पॉइंट पे भी फिजिकल में बात कर रहे हैं। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें। आत्मा में ही देखना। ठीक है। ठीक है, दूसरा तीसरा याद, हो जाता है आत्मा में अनुष्ठान। और तीसरा हमारा हो गया, मानसिक तौर पर आत्मा में बताइए। अनुष्ठान। मानसिक तौर पर आत्मा में अनुष्ठान करना, आत्मा में ये अनुष्ठान। योगी का उत्तम साधन भी प्रत्याहार होता है। उन बाह्य साधनों के बिना मन से ही, मतलब बिना बाह्य साधनों के मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। मतलब आप किस तरह से इस बात को कह सकते हो, बताइए देव जी। बिना किसी बाह्य साधन से मन से ही आत्मा में अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा है। हाँ जी। ठीक है, अब चौथा क्या हो जाएगा? 18 मर्म स्थान। अब चौथा तो 18 मतलब मर्म स्थान। डिटेल वाला है। 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान से उचित रीति उस एक एक स्थान से वायु को खींचना होता है, वही उत्तम प्रत्याहार है। उनको वहां पे स्थिर करना, खींचना। तो अब बताइए आप। अब क्या? इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाना, आत्मा को आत्मा में ही देखना, बिल्कुल सही, मानसिक तौर पर आत्मा में अनुष्ठान, और 18 मर्म स्थान। खत्म हो गया। बस, हाँ, याद हो गया। अरे बहुत बढ़िया। वेदन जी, आपको याद हुआ? जी मैम, तीसरा एक बार फिर कहिएगा। तीसरा ये है कि बिना किसी बाह्य साधन के, मतलब जो हमें बाह्य साधनों को ना यूज करिए आप, ठीक है, मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। अच्छा, मन से ही मतलब आत्मा किसी में चीज को मन से समझना, मन से देखना, मन से आत्मा में अनुष्ठान करना, मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं। प्रत्याहार का जो वर्ड है वो तो आपको पता ही है। बिना किसी बाह्य साधन से मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। जी जी, ठीक है। और पहला चौथा हो मेरा, गया इंद्रियों को उनके विषय से लौटाना, बिल्कुल ठीक। दूसरा हो गया आत्मा को आत्मा में देखना, और तीसरा हो गया मन से, क्या था उसका थोड़ा नहीं क्लियर हो पा बिना रहा है। और बिना बाहरी साधनों को, मतलब बिना किसी फिजिकल चीजों को यूज, ऐसे बोल दीजिए आप, थोड़ा समझने के लिए बोल रहे हैं आप, उसको उस तरह से मत रिलेट करिएगा कि ये यही सही है। मतलब बिना बाह्य साधनों के यूज किए मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। मन है हमारा, और उसी से आत्मा में अनुष्ठान करिए। बिना बाह्य साधनों के मन से आत्मा में अनुष्ठान करना। और बिल्कुल सही है। 18 और चौथा था 18 मर्म स्थान की चर्चा है, जिसमें प्राणवायु धारण करना है धीरे धीरे। हाँ, ठीक है, याद हो गया। जी जी, याद हो गया। ये तो हम लोग कर लिया ना। हाँ, ये कौन कह रहा था, याद करना पड़ेगा ना ये मर्म स्थान। मर्म स्थान याद है आप लोगों को? भूल गए मैम, याद तो था। नहीं, मैं याद कर रही थी पर अब याद नहीं है। ऐसा करते हैं, अभी 30 तक कर लेते हैं ये, और फिर उसके बाद एक बार मर्म स्थान कर लेते हैं, तो हमारे 3 अध्याय तक चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा अध्याय फिर हम लोग कर ले लेंगे। हाँ, ठीक है। इस बार तो चलिए, ये बताइए, अगर कर सके तो बताइए, कोशिश करिए। वायु मूल। ये ललाट और मूर्धा लास्ट में था, इतना पता है वायु के क्योंकि बाद तालु, तालु के बाद नासागर, नासागर के बाद चक्षु, चक्षु के बाद ललाट। गलत बोला क्या? सबसे पहले क्या बोला? नहीं, आप दूसरी तो हम सुन नहीं पाए ठीक से। वायु मूल। वायु मूल, ठीक है, सबसे पहले, वेरी वायु गुड। मूल के बाद हो गया तालु मूल। हाँ, तालु मूल बिल्कुल। के बाद हो गया नासा मूल। नासा हाँ, मूल के बाद हो गया आपका चक्षु मूल। चक्षु मूल के ऊपर हो गया सबसे ऊपर ललाट। इसमें ललाट, बिल्कुल ठीक है। सही बोल दिया? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। लग तो रहा है मेरे को सही। सही बोला है, सही। बिल्कुल सही बोला है।
मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, पूरा एक याद ही नहीं था ऑप्शन लेकिन से एक ही ऑप्शन से आ जाएगा डी लास्ट में, सेकंड वाले में, तो सेकंड सही है, ऑप्शन। लेकिन आजकल क्वेश्चन भी बड़े टफ होने लगे हैं, 2-3 में ऐसे ही हाँ दे दे रहे हैं एक जैसा हाँ, में। तो ये बात सही है कि बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं। जितना अंदर हो सकता है उतना अंदर एनटीए जाता है। अभी चलिए जैसे मान देखिए ली, जी जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं वो क्वेश्चन के बारे में कह रहा था कि अभी का ऐसा एक से निकल जा रहा था, लेकिन अब नए नए क्वेश्चन में थोड़ा उसको चेंज चेंज कर रहे हैं, टफ कर रहे हैं थोड़ा हाँ उसको, टफ कर रहे हैं, एक ये बात एक सही जैसा ही है। कर दे रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जा रही है उसमें। बल्कि फर्स्ट पेपर में मुझे लगा कि ज्यादा इधर से उधर, मतलब ऐसा था ना कि जैसे पहले निकलता था कि एक से निकल रहा है, फर्स्ट पेपर मैम थोड़ा सा आसान होता है, सेकंड पेपर योगा से। अगर और कोई सब्जेक्ट की बात करो तो ठीक है, लेकिन योगा की फिलॉसफी थोड़ी ब्रीफ है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है थोड़ा, क्योंकि एक ही चीज को 10 लोगों ने अलग अलग टाइप से अलग अलग बातों में बोल बातें रखा है, कही है। हाँ उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये चूंकि हमारा सब्जेक्ट है ना, तो ये हमें कंठस्थ हो जाती हैं चीजें, ये हमें ध्यान में आ जाती हैं, और वो हम ज्यादातर लोगों को फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बार अगर फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाए तो उसमें ज्यादा मजा आता है। ये तो है, मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ती है, मैंने नहीं तो दोनों में जेआरएफ करी। होगा ही नहीं। क्योंकि उसमें तो दो, अच्छा आप लोग जेआरएफ के लिए भी काफी लोग हैं ना, तो हाँ फर्स्ट उसमें भी पेपर ज्यादा। बिना जेआरएफ नहीं होगा ना। हाँ फर्स्ट पेपर के बिना तो ये भी निकालना मुश्किल हो जाता है, नेट निकालना ही मुश्किल हो जाता है। नेट तो आप चलो कर भी सकते हो फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर वो सेकंड पेपर में, लेकिन फर्स्ट में आपको जेआरएफ निकालना बहुत जरूरी है। जेआरएफ के लिए आपको फर्स्ट पेपर देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो मैंने महसूस करा ये चीज। नहीं फर्स्ट पेपर तो मुझे ये लगा था कि नेट भी निकालना जरूरी है, अदरवाइज नहीं निकल पाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जब क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड पेपर में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं काफी। मैम क्या होता है ना कि फर्स्ट पेपर में कुछ तो क्वेश्चन ठीक हो ही जाते हैं, देखो ना भी पढ़ के जाएगा, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से लगाएगा तो हो जाते हैं। जैसे मैं डीआई बिल्कुल भी नहीं करा था पहली बार अटेम्प्ट में, मैंने खुद लगाए तो डीआई के क्वेश्चन ठीक हो गए थे मेरे, कुछ कुछ वैसे ठीक हो गए थे। हाँ एक्यूरेसी नहीं मिलती, बट ये डीआई तो देख, जिसकी मैथ स्ट्रांग है तो वो डीआई आसानी से निकाल लेगा, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए उसको जरूरत नहीं है कि वो पढ़े, जिसकी हाँ मैथ। मैं पहले मैं कॉमर्स से था, तो मैथ हाँ अच्छी तो है आपके लिए स्टार्टिंग तो से, डीआई तो सबसे चीजें आसान है ना, जो कॉमर्स से है तो वो उसके तो डीआई हलवा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए डीआई दिक्कत करती है। हाँ जी। मैम आज सर की क्लास नहीं है। अमित जी मैसेज आ गया था कि क्लास की छुट्टी है, व्हाट्सएप पे देख लीजिए आप। चलिए इससे हम अभी सारे ये कर लेते हैं जल्दी से, तो ये हमारे ये याद हो जाएंगे। ये अनिका जी है, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, तब बोलेंगे। नहीं बताइए। आपका बहुत जो एक्सीडेंट हुआ था बोल रहे थे ना, आप एक न्यूरोलॉजी को दिखाइए, आपकी याददाश्त शक्ति घट रहा है। मैं दिखाया अभी कल ही, एक साइकेट्रिक को भी दिखाया, उसकी मेडिसिन चल रही है। हाँ, और अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा कीजिएगा। कोई बात नहीं मैम, हाँ वो ईश्वर मुझे सब सर ठीक ने कर भी देंगे। बताया, मैं कर रही हूँ। भस्ती का कपालभाति नहीं कीजिएगा, नहीं तो न्यूरो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हाँ वैसे चैंटिंग कर बुरा सकते हैं मानने थोड़ा। वाली कोई बात नहीं है, मैं सबकी सजेशन लेती हूँ, हाल फिलहाल मुझे नीड है। नहीं नहीं, आप लोग तो अपनी चलिए हम लोग चीजें। स्टार्ट करें थोड़ा सा, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। यस मैम। जी चलिए करिए मैम। ठीक है चलिए ठीक स्टार्ट करिए, फर्स्ट से कैसे याद करेंगे, पैर के अंगूठे से शुरू करिए। पादंगुष्ठ पहला, हम्म दूसरा गुल्म, हम्म तीसरा जंगा मध्य, पिंडी पिंडलियां का जिसे बोल देते, हम्म ठीक है। फिर आ जाता काफ है काफ घुटने का बोलते हैं, नीचे ये का देखना, भाग, पैर का अंगूठा, फिर गुल्फ पैर का अंगूठा आया, फिर एड़ी आई, फिर काफ मसल्स आ गई, फिर घुटने आ गए। घुटने और पिंडी के चित्ती मूल के बीच का स्थान आ गया, फिर घुटना आ गया। ये पांच ऐसे बताइए देव जी, ऐसे सबको समझा के बताइए। पहले शुरू के 5 देव जी सबको समझा के बताइए आप ऐसे ही। देव जी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी आई है। हाँ अब आ गई। मतलब हाँ मेरा है कि सिर्फ पढ़िए मत, ऐसे 5 तक ना, ऐसे 5 5 करके क्लियर करिए, समझाइए सबको, जिससे कि सबके दिमाग में बैठ जाए बात।
अच्छा, जैसे पाद अंगुष्ठ है, पैर का अंगूठा है, ठीक है। तो पहला पाद अंगुष्ठ हो गया, पैर का अंगूठा हो गया। उससे ऊपर क्या है, उससे थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे तो एड़ी आ जाती है। टॉप का भाग अंगूठा, पीछे का भाग एड़ी, जिसे गुल्फ कहा गया है, ठीक है। फिर ऊपर चलिएगा तो हमारी क्या आ जाती है, पिंडलियां। पिंडलियों को क्या बोला गया है, जंगा मध्य। फिर उससे आ जाता है, पहले घुटने से शुरू होने से पहले घुटने का नीचे का भाग आ जाता है, फिर पूरा जानू बोला गया है, समझे। अब बिल्कुल ऊपर सही, का बिल्कुल बोलिए। सही। हाँ हाँ, अब बोलिए ऊपर का बोलिए, ऐसे बोलिए। समझाते रहिए, फिर 10 फिर तक चले उरु जाइए। मध्य है। उरु मध्य मतलब हमारी जो बड़ी थाई मसल्स है, थाई हम्म मसल जो भी है उसको उरु मध्य बोला गया है। हम्म फिर पायुमूल, गुदा को पायुमूल बोला गया है, हम्म ठीक है, पीछे से आ गए। फिर भी उसके ऊपर आ जाता है देह मध्य। देह मध्य हम पढ़ रहे थे कहाँ होता है, मेढ्र और पायु के बीच में देह मध्य होता है, ठीक है। हम्म। फिर मेढ्र आ जाता है, ये बताइए, लिंग। ये कोई बताइए कैसे बताया था देह मध्य कहाँ पे है? कितने? मेढ्र और पायुमूल के बीच गुदा में से 2 अंगुल ऊपर और दो मेढ्र से अंगुल 2 ऊपर और 2 अंगुल नीचे। हाँ ए, एक अंगुल विस्तार वाला स्थान, हाँ, 1 अंगुल है, ठीक है। देह मध्य का जो विस्तार है 1 एक अंगुल। अंगुल, एक हाँ अंगुल विस्तार वाला स्थान, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और फिर मेढ्र आ जाता है, मेढ्र जिसको लिंग बोलते हैं। हम्म लिंग से ऊपर जाएंगे तो हमारा नाभि आ जाता है। हम्म नाभि से ऊपर जाएंगे, जैसे नाभि चक्र है, नाभि से ऊपर कौन सा चक्र होता है, हृदय। तो नाभि से ऊपर हृदय, हृदय के बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब कंठकूप, हम्म ठीक है। फिर हम्म तालु मूल, तालु हम्म मूल के बाद आ जाता है, हमारी पहले आती है नाक। बीच हम्म में नाक है, नाक पहले आती है, आंख से पहले नाक आती है, ठीक हम्म है। फिर आ जाती है हमारा 15वें स्थान पे आंख, ठीक वेरी है। गुड। आंख, दोनों आंखों के बीच में क्या है, भूमध्य है। तो फिर आ जाता है हमारा भूमध्य है, हाँ ठीक है। जैसे दोनों आंखों के ऊपर क्या है, हमारी आईब्रो, आईब्रो के सेंटर वाला पार्ट भूमध्य है, बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक सही। है। फिर उससे ऊपर आ जाता है हमारे ललाट, ठीक हम्म है। हम्म जैसे जो मतलब बीच का तात्वा होता है, जो बच्चे का लाइट होता है बहुत ज्यादा, उससे हम्म थोड़ा सा आगे ललाट हो गया, ललाट मस्तक, ठीक हाँ है। फिर वही जो पिलपिला होता है, उस पार्ट को मूर्धा बोल दिया गया है। सिर के तो अंदर, ठीक ऐसे है। हो गया, हम्म मतलब सिर के टॉप का पार्ट जहाँ सहस्त्रार बोला गया है, उसे मान लीजिए मूर्धा। और माथे, माथे से थोड़ा सा ऊपर ललाट। बिल्कुल सही है, समझ में आया ना। बस इसमें नीचे से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कहाँ तक हमारा नीचे का थोड़ा सा है बस। नीचे से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए नाभि तक, और फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर का पकड़ लीजिए, तो आसानी से याद हो जाएगा। तोड़ के पढ़ लीजिए इसको, पहले 10 पकड़ लीजिए, फिर 8 पकड़ लीजिए। थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे पैर का अंगूठा है, पैर के अंगूठे से थोड़ा सा पीछे सिर को, तो गुल्फ एड़ी आ आ गया। जाती है। हाँ फिर ऊपर चलता जा रहा है, ठीक है सब कुछ। हम्म फिर पीछे आ हम्म जाओ दोबारा, जैसे हम्म गूदा है। फिर हम्म गूदा से आगे आते जाओ, आगे आते जाओ, आगे आते जाओ, आगे आते जाओ। फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाओ, और ऊपर सारे पॉइंट याद करते करते बस हो गया। हम्म सबको समझ में आया? कोई और करेगा? यस मैम, मैं कब बोलूं? हाँ बोलिए विभा जी। पादांगुष्ठ, दोनों पैर के अंगूठे, उसके बाद गुल्फ, एंकल, बाद में उसके एंकल आता है, उसके बाद इसके बाद जंघा मध्य, जंघा मध्य में काल्फ वाला एरिया आता है अपना। इसके एक बाद मिनट विभा जी रोके आपको, जंघा मध्य या काफ मसल्स टाइप्स भी ऐसे दिमाग में रख सकते हो आप, है ना, तो सब हाँ और आसानी से याद रहेगा, है ना। हाँ, जंघा मध्य काल्फ मसल जो, उसके बाद मतलब समझने के लिए, हाँ। चित्तियों मूल, चित्तियों मूल में घुटने के नीचे पिंडी का मध्य भाग, मतलब ये जो अपना नी है, नी के नीचे वाला सेंटर वाला भाग ना। हाँ, नीचे, नी के जस्ट नीचे वाला भाग। हाँ, जस्ट नीचे वाला भाग। उसके बाद 5th नंबर पे है जानू, नी घुटना जो है वो। हाँ 6 पे मध्य उरु, उरु उरु, थाई, यानी कि जंघा आ गई हमारी, थाई। थाई आ गई, ऊपर आ गए हम थाई। उसके बाद 7th पे गुदा मूल, एनस रूट। उसके बाद 8th नंबर पे मध्य देह मध्य, मध्य जिसको बोलते हैं,
वो 2 अंगुल नीचे और 2 अंगुल ऊपर जो बताया वो वाला। मेड से 2 अंगुल नीचे, हाँ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, 1 ऊपर और अंगुल 1 विस्तार अंगुल वाला का है ये। विस्तार वाला। उसके बाद मेड स्थान, जेनेटिक ऑर्गन। उसके बाद मेड के बाद हम ऊपर आते हैं तो फिर नाभि आता है, नाभि चक्र। वो नाभि चक्र के बाद फिर हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र। फिर उसके बाद विशुद्धि कंठ चक्र, बिल्कुल सही। नेक रीजन में। उसके बाद नेक रीजन के बाद हम ऊपर जाते हैं तो तालु आता है, तालु तालु मूल। फिर उसके बाद नासा मूल, नोज का रूट जो आता है वो नोज रूट। उसके बाद नोज के बाद आईज आती है तो उसके बाद वो है चक्षु मध्य। फिर 16 नंबर पे भ्रुवो मध्य, ये मिड ऑफ आईब्रो। और उसके बाद आईब्रो के ऊपर आता है ललाट, ललाट आएगा। उसके बाद जो सहस्त्रार वाला एरिया है उसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया सबको। इसको तोड़ लीजिए 2 भागों में, 10 तक नाभि तक पढ़िए, उसके बाद हृदय से ऊपर ले जाइए तो आसानी से याद हो जाएगा। 10 एक तरफ, 8 एक तरफ। मैम एक बार मैं बोल दूं? हाँ बोल लीजिए। फर्स्ट है मैम कुछ बताएं हम भी। हैं? क्या पूछ रही हैं अनिका जी आप? हम भी कुछ बताएं मैम। पीयूष जी बोल रही ना शायद, तो उनके बाद सबसे पहले पादांगुष्ठ, पैर का अंगूठा, दोनों पैर का। उसके बाद एडी, गुल्फ बोलेंगे उसको। उसके बाद पिंडली, काफ मसल या जंगा मध्य। उसके बाद घुटने का नीचे वाला भाग। उसके बाद जानू, घुटना। उसके बाद उरु मध्य, बड़ी वाली जो थाई मसल होती है, थाई। उसके बाद पायुमूल, गुदा। उसके बाद देह मध्य आता है गुदा से ऊपर और नाभि मूल से नीचे। उसके बाद मेड्र के बाद नाभि, हृदय, कंठकूप, तालु से नासिका पे आ जाएंगे, नासिका मूल, फिर चक्षु, फिर भूमध्य, फिर ललाट, फिर मुर्दा सहस्त्र में जो बच्चों के यहाँ बीच में जो कच्चा सर होता है उसको। बिल्कुल। बस आपने एक चीज बस आपने गड़बड़ बता दी। आपने नाभि मूल के नीचे बताया 2 अंगुल, वो नहीं है। मेड्र से 2 अंगुल नीचे, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, दे मध्य 1 अंगुल विस्तार। मैम जैसे ये एक बार आप प्लीज रिपीट करोगे? आप बस इतना है, आपने ना मेड की जगह नाभि मूल बोल दिया था, तो मेड से गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मेड से 2 अंगुल नीचे, बीच में दे मध्य 1 अंगुल विस्तार वाला, बस इतना सा। ओके मैम, ओके। वो बाई चांस गलती से मैं समझ तो गई हूँ। ठीक है मैम। नहीं, वो मुझे लग रहा था कि बस मैंने जानबूझ के बोला कि सबको और याद हो जाए। ठीक है मैम, आप लोग सही बता रहे हो, बहुत एकदम आप लोगों को सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अनिका जी आप बोलेंगे? मैडम मेड्रा क्या मेड्र पूछ रही है ना आप? मेड्र, ढा में नीचे वो जो लाल वो लगता है ना ऐसे, कुंडलिनी जागरण का स्थान। नहीं वो तो है, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हो ना आप तो। नहीं वो मेड्र का मुझे उसका मतलब मीनिंग नहीं समझा। लिंग मेड्र लिंग होता है मैम। मेड्र से नीचे पायु ये देह मध्य है ना? हाँ, मेड्र से नीचे देह मध्य है। हाँ मैम इसका मैम मैं ये बता रही थी कि अपना जो 7 चक्रास होते हैं ना, तो वो चक्रास सबसे पहले तो इन्होंने 13 से लेके गुरु तक के जो स्थान है उससे पहले 9 तक बताया। मतलब अपने को काउंटिंग को बाद में याद करना है। और इनका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले तो फेस के एरिया को देखना है, जैसे आंख, नाक, कान, गला, ये सब। तो फिर इनके बस नाम चेंज है यहाँ पे। और फिर आएगा अपना बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में तालु, कंठ, हृदय, नाभि, मेड्र, ये सब अपने जो 7 चक्रास है उनसे कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये उन्हीं से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें तो वही है ना, बॉडी में कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। यस, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। पहले डाउन बॉडी पार्ट, मिडिल बॉडी पार्ट, और फिर अपना जो है नेक से ऊपर का हिस्सा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपका अपना तरीका, मतलब किस तरीके से आप याद करते हो, ये आपका अपना तरीका। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। मैम इसके
3 स्टॉप्स भी अच्छे से याद रह सकते हैं। 5 नंबर पे जानू है, 10 नंबर पे नाभि है, यानी 1 नंबर पे पादांगुष्ठ है, 5 पे जानू है, 10 पे नाभि है और 15 पे नेत्र है। तो ये स्टॉप्स भी अच्छे से याद रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी आप याद करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। ठीक है, कि बस आपको याद होना चाहिए, है ना। बाकी हम लोग कल करें, बहुत देर हो गई, 9:30 बज गए। हाँ जी मैम। आपने डिनर किया मैम? हाँ हम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, 7 बजे ही कर लेते हैं हम लोग, तभी हम 7 बजे करा के तब बैठते हैं। फिर तो आधे घंटा और चलने दे। अच्छी बात है, मैंने नहीं किया अभी तक। नहीं बाकी लोग ने, नहीं सबको देखना है ना, है ना। नहीं मैं पहले मैम। कर लेता हूँ तो नींद आने लगती है मेरे को, मैं इसलिए पहले करता ही नहीं। नहीं फिर वो दिमाग में टेंशन रहती है ना, अगर हम पहले से नहीं करके बैठेंगे चीजें कि बच्चों को देना है, ऐसे दिमाग में चलते रहेगा, ऐसे फ्री होके बैठते हैं। मैम आपने कल किस चीज का कराया था? वो मुझे कल 2 दिन से फीवर है और मुझे अभी भी फीवर हो रहा है। ओहो, तो कल बताइएगा गोरख प्लीज। संहिता का था देव जी। गोरख संहिता, ठीक है मैम। ठीक है।